नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारी बात हो रही है डॉक्टर मोईद पीरजादा से, नज़ीर नाजी साहब से। डॉक्टर मोईद पीरजादा, नाजी साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है। वो तो बड़ी बेचारगी की एक सूरत हाल प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने हुकूमत के हवाले से। उनके पास इख्तियार होगा तो अवाम के मसाइल हल होंगे ना, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, पावर ही किसी और के पास है। तो सिर्फ हम हुकूमत को ब्लेम पता नहीं कर सकते हैं। ये आर्गुमेंट देखिए, क्या हुकूमत की कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है? देखिए, आप एक से ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं एक सवाल में। देखिए, नादी साहब जो चीज़ कह रहे हैं, ये एक पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रॉन्ग जज्बाती और इमोशनल आर्गुमेंट है कि हुकूमतों के पास कुछ है नहीं है करने के लिए, और इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है क्योंकि GHQ सब कुछ कंट्रोल करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी की हद तक या वजारत दिफा जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसे वो कंट्रोल करते हैं, और एक एक्सपेंडिचर पे ड्रेन है। वो ड्रेन प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा नहीं है अब खित्ते की सूरत हाल के नतीजे में। अगर आप देखें, $6 बिलियन का बेसिकली एक्सपेंस है मिलिट्री का, क्योंकि इकॉनमी ही ग्रो नहीं कर रही। लेकिन उससे अगर हम बाहर निकला है, ये आर्गुमेंट बिल्डअप करना कि गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, ये एक फ्लॉड आर्गुमेंट है। अगर नहीं है तो फिर छोड़ देना चाहिए। देखिए ना, अगर मेरे पास सिरे से कोई अथॉरिटी ही नहीं है, अगर मैं एक टेलीविज़न प्रोग्राम करता हूँ और मेरे पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो फिर मुझे वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कॉलम लिखता हूँ और मेरे पास कॉलम लिखने में कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो मुझे फिर कॉलम ही नहीं लिखना चाहिए, फिर मुझे कुछ और करना चाहिए। ठीक, ये और आर्गुमेंट के नहीं है। आप देखिए, 3 फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बदले गए 4 साल में। प्राइवेटली हमें पता चलता है मिनिस्ट्री फाइनेंस से कि फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ करने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसे पावरफुल इंटरेस्ट्स हैं टैक्सेशन के हवाले से और बहुत सी चीज़ों के हवाले से। वहाँ सब चीज़ों में हमें मिलिट्री नज़र नहीं आती। स्टील मिल्स जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उसकी बेहतर मैनेजमेंट हुई। स्टील मिल लॉस में थी, आहिस्ता आहिस्ता वो टर्न अराउंड हो गई। वहाँ पर एक बड़ा गलत फैसला ये हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और सुप्रीम कोर्ट और जो स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन मुमकिन थी शौकत अजीज़ के ज़माने में, वो नहीं हो सकी, और स्टील मिल जो है उससे रिकवर नहीं कर सकी। लेकिन रेलवेज को मैनेज करने से किसने रोका है, PIA को मैनेज करने से किसने रोका है, एनर्जी के सेक्टर के बारे में एक पॉलिसी देने से किसने रोका है, ये बात आती है। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा डिबेट को उस आर्गुमेंट से आगे ले जाने की जरूरत है, जैसे हम GHQ वर्सेस। यही पॉइंट मैंने उनसे कहा कि इन महकमों में आपको परफॉर्मेंस देने से किससे रोका है। लेकिन एक पॉइंट जो उनकी वैलिड है, जो किसी हद तक मुझे स्ट्राइक करती है, वो ये है कि अगर आप डेडलाइंस देते जा रहे हैं हुकूमत को कि जी कल आप जा रहे हैं, 1 महीने बाद आप जा रहे हैं, 6 महीने बाद आप जा रहे हैं, हुकूमत खतरे में है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने खुद ही कहा कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, तो मैं क्यों एक एंकर हूं या मैं क्यों एक कॉलम लिखता हूं। अगर कल आपको कोई आके कहता है कि आपकी नौकरी जा रही है, तो क्या आप अपनी नौकरी पर फोकस कर सकते हैं? मुझे कोई कहता है तुम्हारी नौकरी जा रही है, तो मैं फोकस कर सकता हूं? हमारा फोकस परफॉर्मेंस पे रहेगा? अगर हमें बार बार ये बताया जाए कि तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो ये ज्यादती हो रही है हुकूमत के साथ? नहीं, देखिए ना, लेकिन उसके बावजूद ये आर्गुमेंट तो है, ये तो आर्गुमेंट हर गवर्नमेंट के साथ है। मतलब हर गवर्नमेंट जो कहीं पे भी कायम है, उसके बारे में ये आर्गुमेंट होता है कि वो गवर्नमेंट फॉल कर सकती। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहीं रिटन नहीं है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी फॉल कर सकती है, इटालियन गवर्नमेंट हर वक्त फॉल करती रहती है। लेकिन यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके बड़े हैं ना जिससे गवर्नमेंट फॉल कर सकती है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वेज की बात नहीं होती। ये देखिए, ये थ्रेट परसेप्शन जरूर है, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए हुकूमत ने अपने 4 साल मुकम्मल किए, और इस वक्त का अगर आप एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस देखें, मेरा ख्याल है कि मेमो गेट के क्राइसिस में हुकूमत को गिराने की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोशिश नहीं की गई है। इस आर्गुमेंट को यूज किया गया है बहुत इफेक्टिवली तौर पर वोट बैंक को और अपने लोगों को रैली करने के लिए। एक फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन थी, उस फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन को होने नहीं दिया गया। आप ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में, वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए की है, और वो जो नारे लगाते हैं कौमी सालमियत, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये सब सियासत खेल रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, किसी भी प्रोग्राम में इसको इस तरह से गालिबन डिस्कस नहीं किया गया। PMLN का बुनियादी मकसद जो था, जब PMLN ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, जिस उन्होंने एक एक्साइटमेंट से वो डाली, उस एक्साइटमेंट से उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। देखते ही देखते ही हुआ अगले चंद दिन में कि उस पिटीशन के बाद ऐसा लगा कि महाज आराई जो है वो GHQ और हुकूमत के दरमियान हो रही है, और बहुत से लोगों ने खुद उसको एक टर्न भी इस तरह से देने की कोशिश की कि जी ये डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री का चक्कर है, मार्शल लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोई इंडिकेशन नहीं है, ना ही मिलिट्री इस पोजीशन में है। मिलिट्री सिरे से इस पोजीशन में है ही नहीं कि फ्रंट से टेक ओवर कर ले। उनके मसाइल इस किस्म के हैं कि अगर वो फ्रंट से टेक ओवर करेंगे तो वो मारे जाएंगे, वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उनके लिए ये बड़ी कंफर्टेबल चीज है कि एक वीक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हो। नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि ये कहानी किसी और तरफ जा रही है, तो आपने देखा कि PMLN ने जिस एक्साइटमेंट से मेमो गेट की पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट से, उस एक्साइटमेंट या एनर्जी से उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। सो मेमो गेट की जो कहानी पॉलिटिकली गवर्नमेंट को गंदा किया जा रहा है, गवर्नमेंट को वीक किया जा रहा है, डीमोरलाइज किया जा रहा है, PMLN की उसमें स्ट्रेटजी वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये कहना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मेमो गेट के जरिए हुकूमत को बाहर निकाल देना चाहती है, मेरे ख्याल है इट इज सब्जेक्ट टू लॉ। नाजी साहब, डॉक्टर मोईद पीरजादा यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलिट्री इस पोजीशन में नहीं है कि टेक ओवर करे।
तो फिर हुकूमत को किस बात का डर है? क्या आप इस हुकूमत को पता है इस चीज का? ठीक है, क्या आप इस आर्गुमेंट से कन्विंस्ड हैं नजीर नाजी साहब कि हमारे यहाँ पे जो सियासतदान हैं वो खुद ही फौज को बार बार दावत देते हैं? अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर में कहा है कि अगर मेरी हुकूमत दोबारा आती है तो मैं वही फौजी अदालतें कायम करूंगा जो मैंने अपने पिछले दौरे हुकूमत में कायम की थी। अब फौज को तो सियासतदान खुद दावत देते हैं, जहां पर नालायकी है वहां पर फौज को धकेल देते हैं। वापडा में प्रॉब्लम है, बहरान है, तो फौजियों को ले आते हैं। इवन भल सफाई करानी हो नहरों पे तो फौजियों को ले आते हैं। अब क्या अदालतों में भी फौजी बैठेंगे? ये तो हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं। क्या कहेंगे नजीर नाजी साहब? ये मैं पीराजा साहब की बात से एग्री करूंगा कि इस वक्त ना तो फौज इस पोजीशन में है और ना ही इस कोशिश में है। ये जो कुछ बनाया जा रहा है असल में माजी में जो वाकयात होते रहते हैं, और हमारे सियासतदानों का मैं माफी से अर्ज करूंगा कि इतना दर्जा नीचे गिर चुका है उनके पॉलिटिकल मुफादात हासिल करने की जो कोशिश वो करते हैं वो बहुत ही नकारा किस्म की और बहुत ही बदी कोशिशें होती हैं। और उन्हीं कोशिश मतलब आप हमारे यहाँ एक सियासतदान है जो हर रोज ही पेशगोई करते हैं, बाकी फौज आई, बाजी ये हो गया। मीडिया में मुसलसल ये लगा रहता है। अच्छा, चूंकि माजी में फौज आती रही है इसलिए लोग ये रियलाइज नहीं करते, जैसे पीरजादा साहब कर रहे हैं या दूसरे कुछ पढ़े लिखे लोग कर लेते हैं, कि फौज इस पोजीशन में नहीं है। फौज कितने मुहाजों पे लड़ेगी? फौज अफगानिस्तान में लड़ रही है, फौज कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर बैठी हुई है, फौज मशरकी मुहाजों पर हर वक्त इंडिया वाले फौजें कभी ले आते हैं कभी वापस ले जाते हैं। हमें तो अलर्ट रहना ही पड़ता है उधर भी, और उधर ईरान के साथ भी हमारे को ज्यादा खुशगवार ताल्लुकात नहीं है। तो ऐसे हालात में और ऐसे माली हालात में याद रखिए फौज उस वक्त आती है जब अमेरिका से पैसे का फ्लो या डॉलर का फ्लो बहुत ज्यादा हो। अच्छा। जब वो फ्लो रुकता है तो फौज भी चली जाती है। तो अब तो वो फ्लो बंद हो गया, अब फौज किस लिए आएगी? तो फिर सियासतदानों के इस तरह के बयानात पे क्या कहेंगे नजीर नाजी साहब? आप खुद ही कह रहे हैं कि फौज तो इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत में आ सके। अब वो कहते हैं हमने अदालतों में भी फौजियों को बिठा देना है, फौजी अदालतें कायम करेंगे। आइन में गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पहले आ चुका जब लास्ट टाइम इन्होंने फौजी अदालतें कायम की थी कि आइन में फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आर्टिकल 10 आ गया है आइन में जो राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट फिर से अगर ऐसी कोई अदालत बनाते हैं या इस तरह की कोई लॉ में गुंजाइश लेकर आते हैं उसको शायद नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। लेकिन सियासतदान की सोच क्या वहीं पर अड़ी हुई है, प्रोग्रेस नहीं कर रही? आप अगर मुझसे ये कहलवाना चाहते हो तो मैं कह देता हूं कि हमारा पॉलिटिकल मटेरियल जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है, बहुत ही अदना क्वालिटी का है। राइट जी डॉक्टर। लेकिन वो खुद देखिए नया एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि नारी साहब खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मटेरियल जो है वो इंतहाई इंफीरियर क्वालिटी का है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ब्यूरोक्रेटिक या मिलिट्री मटेरियल भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, लेकिन हमें पॉलिटिकल मटेरियल जो है वो उस भट्टी से गुजरे ही नहीं है। तमाम सियासी जमातों को आप देख लीजिए, PMLN को देख लें, वो भी अपने बच्चों को सियासत में ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी है वो भी बच्चों को सियासत में ला रहे हैं। ANP है वो भी बच्चों को सियासत में ला रहे हैं। अब आपको सिर्फ इस वक्त PTI और MQM इसके खड़े में दो ऐसी सियासी जमातें नजर आ रही हैं जिनके बच्चे फील्ड में नहीं है। ठीक, तो ये एक पॉलिटिकल मटेरियल और पॉलिटिकल आर्गुमेंट और पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ये पूरी कहानी, ये जो सारे आर्गुमेंट बनते हैं इलेक्शन से पहले, ये इंतहाई कमज़ोर बुनियादों के हैं। हम मिलिट्री कोर्ट्स को ले आएंगे, हम लोगों को ऐसे कर देंगे, हम सीधा कर देंगे, हम लोगों को टांग देंगे, हम उनको वही सजाएं देंगे। डॉक्टर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन और गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे और दोनों अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करूंगा कि अब जो सूरत हाल है आपको किस सिमत बैठती नजर आती है इस ब्रेक के बाद।